डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल दैट मीन्स द थिंग्स दैट यू मेक इन ए स्टॉक सो दैट इट विल बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ नीड। जैसे हम लोग घर में भी कई सारा सामान खरीदते हैं जो हमें ज़रूरत पड़ता है। कुछ सामान डेली खरीदते हैं, कुछ सामान मंथली खरीदते हैं और उसका इन्वेंट्री बनाते हैं कि कब किस तरह से ज़रूरत पड़ेगा, उस हिसाब से हम लोग ऑर्डर करते हैं, फिर उसको रिसीव करते हैं, स्टोर करते हैं, देन वी यूज, देन प्रोडक्शन, देन सेलिंग। तो इस तरह से इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली एन इन्वेंट्री कंट्रोल इज ए सिस्टम विच इनकम्पास द एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजिंग ए कंपनीज इन्वेंट्री। बेसिकली हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे क्योंकि मैकेनिकल साइड से हम लोग इंडस्ट्री, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, टर्नओवर, इन सब चीज़ों की बात करेंगे कि व्हेन यू हैव टू री ऑर्डर, वेयर यू हैव टू परचेज, फ्रॉम वेयर the quantity will be allotted. Inventory control is the process whereby the investment in material and parts carried out in a stock is regulated within predetermined limit set in accordance with the inventory policy established by management. Basically इसमें दो तीन चीज रहती है जिसको मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले तो क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कितना खरीदना है, ताकि हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो मिनिमम से मिनिमम रहे। दैट इज द बेसिकली इट इज द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कीपिंग इन्वेंट्री, व्हाई इट इज नीड टू एस्टैब्लिश द प्रोडक्शन, टू स्मूथन द प्रोडक्शन, ताकि प्रोडक्शन के दौरान कोई भी मटेरियल घटे नहीं। टू टेक एडवांटेज ऑफ प्राइस डिस्काउंट, कई बार मार्केट में क्या होता है कि कुछ चीज़ों पे डिस्काउंट चलते रहता है, फिर वो बाद में नहीं चलेगा, बाद में लेकिन मुझे ज़रूरत है तो उसको अभी हम लोग परचेज कर लेते हैं ताकि हमको कुछ इकोनॉमिकल फायदा हो जाए। टू मीट द डिमांड ड्यूरिंग द रिप्लेसमेंट चेंजिंग पीरियड, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ ऑर्डर्स, टू कीप पेस विथ चेंजिंग मार्केट कंडीशन। सीजनल अवेलेबिलिटी, कई सारी चीज़ें तो हम लोग सिर्फ सीजन में ही मिलते हैं तो और ज़रूरत सालों भर पड़ते हैं तो उसे खरीद करके रखना ज़रूरी होता है। अनप्लान्ड स्टॉक्स, ठीक ना, जैसे कभी स्ट्राइक्स हो गया या नेचुरल डिजास्टर हो गया, ऐसा कुछ भी घटना होता है तो उसका ध्यान रखते हुए आपको स्टॉक्स में कुछ ज़्यादा सामान रखना पड़ता है। टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ सप्लाई चेन, एक कोई मटेरियल या आइटम जो आप परचेज करते हैं और दूसरे आइटम के परचेज से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है। इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो हमारा हो इकोनॉमिक हो। इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। ट्रांसपोर्टेशन सेविंग, हमारा जो रेंटल, जो हमारा किराया है वो ज़्यादा से ज़्यादा बचे। हेज अगेंस्ट फ्यूचर, फ्यूचर में कुछ ऐसा ज़्यादा जरूरत पड़ने वाला है। डिमांड इज वेरिए, देयर इज वेरिएशन इन डिमांड, देन यू मेक, को आगे चल करके दिक्कत नहीं हो। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इन्वेंट्री कंट्रोल? टू एंश्योर एडेक्वेट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स टू कस्टमर एंड अवॉइड शॉर्टेज। दी बेस्ट एंड मेन जो ऑब्जेक्टिव है इन्वेंट्री का कि जब जहां जिस चीज की जरूरत पड़ी वो चीज अवेलेबल होना चाहिए। अब अवेलेबल होना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत कुछ खरीद करके इन्वेंट्री में स्टोर में रख लें एक ही बार, नहीं, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दैट यू हैव टू मेक कैलकुलेशन कि कितना हमें इन्वेंट्री में रखना है और कितना हमें ऑर्डर देना है ताकि हमारी ज़रूरत पूरी तरह से पूरा हो सके। टू मेक श्योर द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट is minimum. Efficient purchase, storing, consumptions and accounting for material is an important objective of the inventory control. To maintain timely record of the all items, to ensure timely action for order and replacements, to provide a reserve stock for variational demand. लीड टाइम, लीड टाइम जिस समय आप किसी आइटम का ऑर्डर करते हैं और वो आइटम आइटम आपके प्लांट तक या घर तक पहुंचता है तो उस बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड लीड टाइम्स। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जब चीज खत्म हो जाएगी तब आप ऑर्डर करेंगे, नहीं, आपको प्रायर कुछ समय पहले आपको ऑर्डर करना पड़ेगा ताकि डिलीवरी होने में भी जो टाइम लगता है उसको भी आप मैनेज कर सकें और तब तक काम चलाने के लिए आपके पास ऑलरेडी आइटम हो। टू प्रोवाइड ए साइंटिफिक बेस फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इन्वेंट्री कंट्रोल के अपने कुछ फायदे हैं, जैसे कस्टमर रिलेशनशिप,
smooth and uninterrupted production, efficient utilization of the working capitals, economy, eliminates the possibility of duplicate ordering. कई बार 2 बार डुप्लीकेट हो जाता है, एक बार खरीदे फिर दोबारा भी खरीद लिए, पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, मिल ही नहीं रहा है, ठीक ना। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। फर्स्ट वन इज द रॉ मटेरियल, जो प्रोडक्शन के लिए आप रॉ मटेरियल बेसिक खरीदते हैं, दैट इज द रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस दैट मीन्स कि कोई रॉ मटेरियल को आप उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दिए और जब तक फिनिश्ड नहीं हुआ तो उस बीच की जो पीरियड है उसको वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री बोलते हैं। जैसे ये कोई आप एक एग्जांपल देखिए, वर्क इन प्रोसेस दैट मीन्स कि आप यहाँ पे प्लाई का काम शुरू तो कर दिया लेकिन फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिला, तो बीच में आप क्या हो गए, फंस गया प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल क्या होगा, फंस गया, इधर के रहे ना उधर के रहे। तो आपको ये वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री बहुत ही जो है मिनिमम होना चाहिए। फिनिश्ड गुड, जो आइटम फिनिश्ड हो गया। ट्रांजिट इन्वेंट्री दैट मीन्स की मटेरियल जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर है, ठीक ना, वो आपके अंडर आ चुका है लेकिन कंपनी तक नहीं पहुंचा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिट इन्वेंट्री। बफर इन्वेंट्री दैट मीन्स कि आप कुछ एक्सेस जो भी आप रखे हैं इन्वेंट्री, ताकि कभी ज्यादा जरूरत पड़ जाए तो उसको हम मैनेज कर सके। एंटीसिपेशन, जो वेरिएशन होता है, दैट इज इन्वेंट्री। डीकपलिंग, कपल शब्द जानते हैं, कपल से डीकपल, जब कोई ऑपरेशन खत्म हुआ तो दूसरा स्टार्ट करना है, या कब किस ऑपरेशन को बंद करना है, या किस इन्वेंट्री को कैंसिल करना है, किस ऑर्डर को कैंसिल करना है। साइक्लिक इन्वेंट्री दैट मीन्स कि आपको बता चुके हैं जो सीजनल इन्वेंट्री होता है, कोई सामान आपको सीजन, या घर की दूध की बात कीजिए, डेली सुबह में आपको दूध लाना है, डेली शाम में सब्जी लाना है, दीज आर दी साइक्लिक। कोडिफिकेशन, बेसिकली इंडस्ट्री में बहुत सारे आइटम्स होते हैं तो आइटम्स को क्लासिफाई करने के लिए उसकी कोडिंग कर देते हैं। अब कोडिंग करने का बहुत सारा तरीका है, हम लोग जैसे एक पर्टिकुलर क्लास में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर सब क्लास में, फिर रनिंग नंबर उसको दे देंगे, लोकेशन। जैसे द बेस्ट एग्जांपल इज योर पिन कोड। पिन कोड में हमारा बहुत अच्छे से कि उस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, देन डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता है, देन आपका पर्टिकुलर लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, फिर पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस को लोकेट कर देता है, तो दैट इज दी आपका पिन कोड। उसी तरह से इंडस्ट्री में भी आइटम को कोडिफाई करते हैं। कोडिफाई करने के लिए आप पूरा का पूरा नंबर दे सकते हैं कि फर्स्ट जो है उसका ग्रुप डिसाइड करेगा कि वह ए क्लास का आइटम है कि बी क्लास का आइटम है। उसी तरह से उसका फिर कैटेगरी, उसके अंदर बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं, जैसे मेटल, जैसे ये 2 हम रख दिए मेटल के लिए, ये मेटल के अंदर कौन सा मेटल है उसका सब क्लास, देन वो मेटल कहाँ यूज होने वाला है, ठीक ना, देन वो पर्टिकुलर कहाँ रखा हुआ है, कहाँ रखा जाएगा, ठीक ना। सिमिलरली आप जो है अल्फा न्यूमेरिक नंबर भी दे सकते हैं कोडिंग के। दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन, दैट मीन्स यू हैव टू मेक एन आइटम एन स्टैंडर्ड, जो भी आपका पर्टिकुलर है वेराइटी, उसमें स्टैंडर्ड कहीं भी उसका जो है आइटम्स मिल जाए मार्केट में, या आप इस तरह से कोई असेंबली बनाएं कि वो इंटरचेंजेबल हो, थोड़ा बहुत कहीं वेरिएशन हो तो वो एडजस्ट ऑटोमेटिक कर ले। जो मेन फैक्टर्स होता है जो स्टैंडर्डाइजेशन को अफेक्ट करता है, यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी, एक ही टर्मिनोलॉजी हर कंपनी में यूज हो, नहीं तो यहाँ कुछ बोल रहे हैं वहां कुछ बोलेंगे तो कस्टमर को भी कंफ्यूजन होगा, वर्कर को भी कंफ्यूजन होगा। साइज एंड डायमेंशंस आर कोऑर्डिनेटेड एंड एडेप्टेड, सभी जगह सेम साइज, जैसे टायर और ट्यूब, बाइक का टायर और ट्यूब, कोई जरूरी है कि जिस कंपनी का आपका जो है बाइक है उसी कंपनी का टायर हो, या किसी पर्टिकुलर कंपनी का ही लगे। यदि पर्टिकुलर कंपनी का ही सिर्फ टायर लगेगा तो वो मोनोपोली हो गया, लेकिन यदि आप किसी भी कंपनी का टायर उसमें लगा सकते हैं इसका मतलब कि वो स्टैंडर्ड आइटम है। वेराइटी शुड बी मिनिमम, फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी स्टैंडर्ड, अनएम्बिग्यूअस, माने कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमम ओवरऑल इकोनॉमी, आपको रिडक्शन इन मटेरियल कॉस्ट, रिडक्शन इन स्टोरेज एंड इन्वेंट्री, क्योंकि वो आइटम कहीं भी मिल जाएगा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्डाइज मटेरियल, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एंड स्क्रैप, अचीविंग प्रोडक्टिविटी एंड देयर आर वेरियस टेक्निक्स फॉर द कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री। फर्स्ट वन इज द ABC एनालिसिस, we will discuss in very detail, is always better control analysis. HML, that means
जितने भी आइटम्स है उसको हाई प्राइस आइटम को एक जगह, मीडियम प्राइस वाले को दूसरी जगह और लो कॉस्ट वाले को तीसरी जगह, इस तरह से दैट इज कॉल्ड एचएमएल एनालिसिस। बेसिकली इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल आइटम्स की, किस आइटम को किस तरह से हम अरेंज करते हैं ताकि जरूरत पड़ने पे वो मिल जाए। नहीं तो घर में कई सारा सामान तो रहता है लेकिन जरूरत पड़ने पे मिलता नहीं है, क्योंकि हमारा जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो इस तरह से इंडस्ट्री में भी करते हैं कि डाटाबेस मैनेजमेंट बनाना जरूरी है, जो भी आपके पास इन्वेंट्री है, और वो इन्वेंट्री का क्लासिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्शन से एक बार रिक्वायरमेंट आया तो तुरंत पहुंचना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास आइटम है और मिल ही नहीं रहा है कि पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, ऐसे में तो मैनेजर की नौकरी ही चली जाएगी। VED एनालिसिस, वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल आइटम्स, तीन तरह के बेसिक आइटम रहते हैं। वाइटल, जैसे आपके घर में पानी आता है तो पानी बहुत जरूरी है, उसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते हैं। इसेंशियल, खाने में नमक बहुत जरूरी है। डिजायरेबल, सलाद वगैरह हो गया तो दैट इज वेरी गुड, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आइटम आप क्लासिफाई कर सकते हैं। बेसिकली इसको स्पेयर पार्ट्स में जो है। दूसरा, FSN एनालिसिस, दैट इज फास्ट मूविंग, दैट मीन्स जो डेली नीड्स का है। स्लो मूविंग, जो कभी कभी जरूरत पड़ता है। और नॉन मूविंग आइटम्स, जो एक बार आपने परचेज करिए, लाइक मशीन एक बार कर लिए तो कर लिए, ठीक है ना, डेली उसको नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल हैंड ड्रिल मशीन, मशीन क्या हो गया, नॉन मूविंग आइटम्स हो गया, लेकिन उसके अंदर बीट जो लगे हुए हैं वह आपके स्लो मूविंग आइटम्स हैं, ठीक है। उसी तरह से SDE एनालिसिस, एक होता है स्कार्स, जो आइटम्स है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, माइट बी इट इज इम्पोर्टेड, बाहर से मंगा रहे हैं, इसको टाइम लग रहा है, लोकल मार्केट में नहीं मिल रहा है। डिफिकल्ट बट मिल जाएगा, इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट बट मार्केट में मिल जाएगा। एंड इजी, इजी मतलब आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, तो उसका स्टॉक करने की बहुत जरूरत नहीं है। लेकिन जो स्कार्स आइटम है उसका एक दो पीस रखना जरूरी है, क्योंकि जरूरत पड़ने पे ऐसा नहीं है कि आप फिर ऑर्डर देंगे और फिर वहाँ फॉरेन कंट्री से आने में टाइम लगेगा। सो गोल्फ एनालिसिस एक होता है, इट इज बेसिकली सोर्स ऑफ द आइटम्स, दे आर क्लासिफाइड एज कि गवर्नमेंट सप्लाई हो रहा है, या ओ से ऑर्डिनरी अवेलेबली, लोकल अवेलेबिलिटी एंड फॉरेन सोर्स ऑफ सप्लाई आइटम्स, कहाँ से वो आइटम आ रहा है उस तरह से कैटेगरी में हम बांट देते हैं। एंड लास्ट वन इज दी SOS, सीजनल एंड ऑफ सीजनल आइटम्स, कुछ आइटम्स सीजनल हैं तो उनको एक बार इकट्ठा आपको परचेज करना पड़ता है, ऑफ सीजनल है तो देयर इज नो इशू, कर सकते हैं। जैसे ABC एनालिसिस हम लोग देखे थे, इसका बेसिक नाम है ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस। इसमें इट इज एन इन्वेंट्री कैटेगराइजेशन, बेसिकली हम जब आइटम खरीदते हैं तो 100% आइटम यदि हमारे पास है तो 100% इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर आइटम इक्वली इंपॉर्टेंट हो या इक्वल कॉस्ट के हो। तो इसमें हम लोग तीन कैटेगरी बनाते हैं, ABC। ए जो है नंबर ऑफ आइटम 5% होगा, नंबर ऑफ आइटम्स उसका 5% होगा, लेकिन कॉस्ट उसमें 70% इन्वॉल्व रहेगा। बी आइटम 10% होगा, आइटम वाइज नंबर ऑफ आइटम्स 10% होंगे, लेकिन कॉस्ट कितना होगा 15%। और सी आइटम 85% होगा, लेकिन कॉस्ट कितना होगा 15% या 10%, ठीक ना। तो उसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ आइटम और परसेंटेज ऑफ वैल्यू। तो जो ए आइटम है वो मात्र कितना है आपका 20, लेकिन कॉस्ट कितना इसमें इन्वॉल्व है 60। उसी तरह से बी आइटम पूरा 20 to 60, देन कॉस्ट कितना इन्वॉल्व है 80 to 60, मतलब 20% का इधर आपका इन्वेस्टमेंट है और इधर आइटम कितना है 40%, मतलब मीडियम। और सी आइटम जो है 60 to 100, रिमेनिंग जो इतना आइटम्स है आपका लगभग 50% आइटम का कीमत कितना है सिर्फ 20%। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, आइटम को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू। नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट इज रीऑर्डर पॉइंट। बेसिकली आप किसी भी आइटम को, ऐसा जरूरी नहीं कि पूरी तरह से आइटम जब शॉर्ट हो जाएगा खत्म हो जाएगा तब आप ऑर्डर करेंगे, नहीं, आप इनिशियली ऑर्डर करते हैं तो आप देखिएगा जिस समय ऑर्डर करते हैं, जिस समय माल आपका आइटम्स इंडस्ट्री में आ गया उसमें ये लेवल है, फिर धीरे धीरे खत्म होता है, फिर रिसीव करते हैं आइटम तो पिक पे पहुंच गया, फिर धीरे धीरे, ठीक ना। तो ये खत्म होने के कितने दिन पहले आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, सो दैट कि आपका इंडस्ट्री में प्रोडक्शन भी नहीं रुके, और तब जब तक आइटम खत्म होने पे हो तब तक जो है आपका आइटम रिसिप्ट हो जाए। तो यहाँ पे इस टाइम को अमाउंट द टाइम इंटरवल
between order point and the receipt is called lead time. तो यहाँ पे ये this is called lead time. ऑर्डर पॉइंट दी रीऑर्डर पॉइंट फर्स्ट टाइम करते हैं तो ऑर्डर पॉइंट, और बार बार करते हैं तो रीऑर्डर पॉइंट हो जाता है. बेसिकली रीऑर्डर पॉइंट डेली यूज इनटू लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक्स. कुछ ऐसा होता है कि बाई सडन हमारा आइटम नहीं पहुंचा तो आपके पास सेफ्टी स्टॉक्स होना चाहिए कि प्रोडक्शन बंद न हो. मिनिमम लेवल दैट इज रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूज इनटू एवरेज डिलीवरी आइटम्स या डिलीवरी टाइम्स. मैक्सिमम लेवल क्या हो सकता है, रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम यूज इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी. एवरेज स्टॉक लेवल मिनिमम लेवल प्लस एवरेज ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी. डेंजर लेवल दैट मीन्स कि अब आपके पास कोई आइटम नहीं बचा. एवरेज कंजम्पशन पर डे इनटू लीड टाइम इन डेज फॉर इमरजेंसी परचेज. कई बार इमरजेंसी में भी परचेज करना पड़ता है तो वहां पे नहीं रखते हैं, जल्दी से जल्दी मिल जाए. नाउ देयर आर, जब इन्वेंट्री आप देखें तो उसमें तीन चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट देखे होंगे कि नंबर ऑफ क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी हमें परचेज करना है या कितना क्वांटिटी इन्वेंट्री में रखना है. दूसरा पॉइंट देखे होंगे कि हमें ऑर्डर करना है तभी तो आइटम रिसीव होगा. तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कब ऑर्डर करना है और कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना है ताकि हमें इकोनॉमिक हो. कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट जो भी है वो भी मिनिमम हो और हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी कहीं ना रुके. ठीक ना. तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि वह कौन सा क्वांटिटी है जो हम ऑर्डर करेंगे, वह कौन सा टाइम है जिसमें हम ऑर्डर करेंगे तो इकोनॉमिक होगा. बेसिकली it is the optimum quantity of goods to be purchased at one time in order to minimize the annual total cost of ordering and carrying cost. तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, जिस समय आप ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर करने में आपको टेंडर मंगाना पड़ता है, कोटेशन पेपर में निकालना पड़ता है, इन्विटेशन देना पड़ता है, देन आप उसका इंश्योरेंस कराते हैं, क्वालिटी इंस्पेक्शन कराते हैं, देन आप ट्रक रिजर्व करके आइटम्स आप रिसीव करते हैं. तो ये टोटल जो कॉस्ट होता है दैट कम्स अंडर ऑर्डरिंग कॉस्ट. फिर वो आइटम आपके यहाँ आ गया तो आप उसका कहीं इन्वेंट्री दैट मीन्स स्टोर में रखते हैं. फिर उसका आप साफ सफाई, बिजली बत्ती, अगरबत्ती, इस सब जो भी खर्चे होते हैं दैट इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट. तो आपका जो टोटल कॉस्ट हुआ इन्वेंट्री में वो क्या हुआ, होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट. तो ये इन्वेंट्री निकालना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आपका स्मूथ प्रोडक्शन हो. कई बार आप फ्लिपकार्ट वगैरह पे आप देखिएगा कि आप कपड़े वगैरह परचेज करते हैं तो लिखा रहता है आउट ऑफ स्टॉक. बेसिकली आउट ऑफ स्टॉक कहने का मतलब ये है कि एक दो फायदा हुआ, एक तो उसका अपना प्रॉफिट नुकसान गया और दूसरा कस्टमर भी सोचता है यार इसके पास तो कोई आइटम रहता ही नहीं है, इसलिए बहुत जरूरी है कि वो आइटम अवेलेबल हो. ठीक ना. तो आपका बेसिक जो इन्वेंट्री का पर्पज है कि एक इन्वेंट्री उसका मैनेजमेंट सही हो, लॉजिस्टिक और ऑन टाइम. नेक्स्ट वन इज दी assumptions. There are little bit assumptions in EOQ formula. Basically आप देखेंगे प्रोडक्शन इज इंस्टेंटेनियस. प्रोडक्शन आप जब चाहे तब स्टार्ट कर सकते हैं, इसका मतलब कि इन्वेंट्री हमारे पास उपलब्ध रहना चाहिए. डिलीवरी इज इमीडिएट. डिलीवरी हम जैसे ऑर्डर देते हैं वो हमें मिल जाता है. दैट मीन्स कि देयर इज नो शॉर्टेज इन मार्केट. डिमांड इज डिटर्मिनिस्टिक. कितना चाहिए हमें पहले से मालूम है. डिमांड इज कांस्टेंट ओवर टाइम. दैट मीन्स बेसिकली ये डिमांड आपको कहाँ से निकल जाएगा, फोरकास्टिंग से. फोरकास्टिंग करते ही हम लोग इसलिए कि ताकि हमें डिमांड एक फिक्स वैल्यू मालूम रहे. प्रोडक्शन रन इनकर्स ए फिक्स्ड सेटअप कॉस्ट. प्रोडक्शन कैन बी एनालाइज्ड इंडिविजुअली. नो शॉर्टेज डिलीवरी एट वंस. इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इन्वेंट्री का ही है. बेसिकली ये डिलीवरी हो रहा है दैट इज दी कन्वेयर बेल्ट, कि आइटम एक जगह से दूसरी जगह आपका पहुंच रहा है विदाउट मैनुअल इन्वॉल्वमेंट. ये एक हाई लेवल सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है इन्वेंट्री का, कि जहाँ पे ड्रोन यूज करते हैं. इसमें आपको एग्जैक्ट कितना अमाउंट है और कब रीऑर्डर करना है आपको इसमें पता चल जाता है. दिस इज वेरी हाई इन्वेंट्री. ईओक्यू मॉडल में आपको बता चुके हैं कि आपका क्या रहेगा, एक कैरिंग कॉस्ट और दूसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड दैट शुड बी इकोनॉमिकल. तो ये आपका ऑप्टिमल ऑर्डर दैट मीन्स की ऑर्डर क्वांटिटी हो गया. एंड दिस इज द एनुअल कॉस्ट. तो ये हमको कॉस्ट शुड बी मिनिमम and order should be optimal so that the इन्वेस्टमेंट इज
मिनिमम, टोटल इन्वेस्टमेंट इज मिनिमम। तो इसका इक्वेशन निकालेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि ये इक्वेशन क्या हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट का, और ये क्या हो गया होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट का। दिस इज दी टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे आपका स्लोप क्या हो गया 0। तो दिस पॉइंट इज द मिनिमम कॉस्ट पॉइंट एंड ऑप्टिमल ऑर्डर पॉइंट। इस पॉइंट पे ही हमको ऑर्डर प्लेस करना है, सो दैट कि हमारा जो कैरिंग कॉस्ट होगा वह भी मिनिमम होगा और हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट भी मिनिमम होगा। कैरिंग कॉस्ट आप ध्यान दीजिए, तो कैरिंग कॉस्ट इनटू एवरेज ऑफ एनुअल डिमांड क्वांटिटी। उसी तरह से ऑर्डरिंग कॉस्ट सी नट ऑर्डरिंग कॉस्ट डी बाई क्यू। डी इज द टोटल एनुअल डिमांड एंड क्यू एक बार में जितना क्वांटिटी आप ऑर्डर कर रहे हैं दैट इज। देखेंगे, देखिए कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर एनुअल पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट, पर यूनिट आइटम जो कैरिंग कॉस्ट है उसको कैरी करने में एनुअल जो खर्च है दैट इज सी। डी एनुअल डिमांड एंड क्यू इज द ऑर्डर क्वांटिटी। तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा सी नट इंटू डी बाई क्यू। डी बाई क्यू को सिर्फ डी बाई क्यू को हम लोग ऑर्डर साइज भी बोलते हैं। एनुअल कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा सी इंटू क्यू बाई टू एवरेज क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट कितना हो गया, दोनों को जोड़ दिए। अब ये क्या हो गया टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। अब हमें चाहिए क्या ऑप्टिमम, ऑप्टिमम क्वांटिटी, ऑप्टिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट। तो ये जो है टोटल कॉस्ट दैट मीन्स कि ये ऑप्टिमम कब होगा जब इसका डेरिवेशन क्या हो 0 हो जाए, ठीक ना। मैक्सिमम के लिए डबल डेरिवेशन करते हैं और ऑप्टिमम के लिए सिंगल में आपका हो जाएगा। तो इसको हमने डेराइव कर दिया। जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप देखेंगे क्यू ऑप्टिमम वैल्यू आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2c नट इंटू डी अपन सी। उसी तरह से किस पॉइंट पे आपका कॉस्ट और ऑर्डर दैट मीन्स कि एनुअल कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल होगा। तो सी नट डी अपन क्यू, ये क्या था आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और ये क्या है इन्वेंट्री कॉस्ट। इट शुड बी इक्वल क्यू स्क्वायर क्यू ऑप्टिमम। दोनों फार्मूला से आपका क्या हो गया, क्योंकि आप देखेंगे ग्राफ में, तो ग्राफ में क्या है कि एक ही पॉइंट पे आपका ऑर्डर और कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों जहां क्रॉस कर रहा है उस पॉइंट पे दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। एक एग्जांपल आप देख लीजिए कि कोई मटेरियल है जिसका कैरिंग कॉस्ट कितना है 0.7, ऑर्डरिंग कॉस्ट $150 है, डिमांड 10,000 यार्ड्स है, एनुअल एनुअल डिमांड। तो सिंपली आप फार्मूला में रख दिए, ये आपका ऑप्टिमम ऑर्डर आ गया। ऑर्डर्स पर ईयर या ऑर्डर साइज जो बोलते हैं दैट इज दिस वन, ठीक ना। उसी तरह से इधर मिनिमम कॉस्ट निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री, कौन कौन सा कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होता है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर जो आप करते हैं ऑर्डर प्लेस करने में जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक, आपका फंड कहीं ब्लॉक है तो हम कई बार करते हैं कि भाई पैसा नहीं दे सकते हो तो आइटम ही दे दो। शॉर्टेज, आपका शॉर्टेज नहीं होना चाहिए ताकि प्रोडक्शन में दिक्कत हो। क्वांटिटी डिस्काउंट, कई बार हम लोग मार्केट में जाते हैं तो हम 10 आइटम खरीद रहे हैं 10-10 रुपए के हिसाब से तो 100 रुपया हो गया, तो हम बोलते हैं कि भाई 20 लेंगे तो कुछ और कम कर दो, तो 8 रुपया कर देता है। आप बोलते हो कि 100 लेंगे तो 7 रुपया कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 100 की जगह 1000 लोगे तो वो आपको 5 रुपया में दे देगा, या 1 लाख दोगे 1 लाख आप खरीदोगे तो फ्री में दे देगा, ऐसा नहीं है। एक लिमिट ब्रेक इवन पॉइंट पे आकर के वो रुक जाएगा, उससे नीचे वो कॉस्ट चाहे आपका वॉल्यूम कितना हो, क्योंकि जनरली आपका वॉल्यूम बढ़ता है तो कॉस्ट घटता है, लेकिन एक लेवल पे। ऐसा नहीं कि आप 1 लाख आइटम लोगे तो आपको इधर फ्री मिल जाएगा, ऐसा नहीं। लायबिलिटी दैट मीन्स कि इंश्योरेंस वगैरह जो भी आप कराते हैं। होल्डिंग इन्वेंट्री, प्राइस डिक्लाइन, कई बार दिक्कत क्या होता है कि हम आइटम खरीद तो लेते हैं आज, कल हो तो उसका कीमत घट गया, तो ये सब थोड़ा सा रिस्क भी रहता है इन्वेंट्री में। प्रोडक्ट डिटोरिएशन, आप प्रोडक्ट खरीद तो लिए लेकिन आपके यहाँ यदि प्रॉपर व्यवस्था नहीं है इट माइट बी डिटोरिएटेड। प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस, हम मार्केट में कोई आइटम बढ़िया साड़ी खरीद करके रख लिए और मालूम चला कि आने वाले दिन में उसका फैशन ही खत्म हो गया। एक कोई हमारी शादी जो है 2 साल के बाद है, आज हम शर्ट खरीद करके ले रख लिए कि यार ये बहुत अच्छा शर्ट है हम पहनेंगे, और उस समय तक उस फैशन का शर्ट ही गायब हो गया मार्केट से, हो गया। एक होता है प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट। बेसिकली प्रोक्यूरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ
फाइंडिंग, एग्रीइंग टर्म्स एंड एक्वायरिंग गुड्स सर्विस फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, क्योंकि हर आइटम तो आप इंडस्ट्री में बनाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ आइटम तो आपको बाहर से खरीदना ही, काफ़ी सारे आइटम खरीदने ही रहते हैं, क्योंकि आप इंडस्ट्री में सिर्फ प्रोसेसिंग करते हैं। ऑफन वाया ए टेंडरिंग और कंपेटिटिव बिडिंग प्रोसेस, it is a strategic function working to improve the profit. It helps to streamline the process, reduce raw material price and cost, and identify better sources of supply, in essence helping to reduce the bottom line. Cost involved in all this is called procurement cost. Carrying cost, जो holding cost होता है, basically lead time between the order and receipt. तो इस तरह से ये पूरा आपका इन्वेंट्री कंट्रोल का था। तो आप इसको एक बार दो बार देखिए तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब भी आपको कहीं कोई डाउट होता है तो आप फील फ्री टू आस्क एनी टाइम एनी क्वेश्चन। आई एम 24/7 बिकॉज स्टूडेंट्स आर माई लाइफ। जितना आपको समझ में आए वेल एंड गुड, जहां भी डाउट हो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। योर कमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स आर वेरी वेरी वेलकम। थैंक यू।